तो ये क्वेश्चन करते हैं, लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा ph फॉल्स ऑन कैथोड प्लेट इनसाइड अ वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, तो इस पे कैथोड प्लेट पे लाइट गिर रही है जिसकी वेवलेंथ जो है वो लैम्डा ph दे रखी है। ठीक, वर्क फंक्शन ऑफ कैथोड सरफेस वो फाई है। एन एनोड इज अ वायर मेश ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल केप्ट एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम द कैथोड, है ना। एनोड और कैथोड के बीच में डिस्टेंस जो है d है। तो ये आपका कैथोड हो गया और ये एनोड है, वायर मेश के रूप में है। अच्छा, अब पोटेंशियल डिफरेंस V इज मेंटेन्ड बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। तो एक तो पोटेंशियल डिफरेंस नोट कर लें और एक पोटेंशियल डिफरेंस की पोलैरिटी जो है वो नोट कर लें। एनोड जो है वो पॉजिटिव है, तो ये सेटअप जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सेटअप से डिफरेंट है ना। ये तो दिख गया होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये नेगेटिव पोटेंशियल होता है ना, जहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करते हैं और पर्पस वहाँ पे ये होता है कि वो स्टॉपिंग पोटेंशियल निकाल करके हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालें इलेक्ट्रॉन्स की। बट यहाँ पे पर्पस डिफरेंट है, तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल में है एनोड। ठीक है, इफ द मिनिमम de Broglie wavelength of electrons passing through the anode is lambda e, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे हैं उनका वेवलेंथ क्या है, लैम्डा ई दे रखी है। तो इसके बाद में कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, तो इसमें देखते हैं हो क्या रहा है। जैसे लाइट वेव जब कैथोड पे गिरी तो वर्क फंक्शन को ओवरकम करके जो भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है हो सकता है जीरो वेलोसिटी से निकले या हो सकता है कुछ काइनेटिक एनर्जी से निकले। वो यहां से निकलने के बाद में इस पूरे पोर्शन में एक्सेलरेट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे है एनोड, तो एक्सेलरेट करके और फिर ये एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच रहा है। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या करते थे हम, जो इलेक्ट्रॉन यहां निकल रहा होता था उसको हम स्टॉप करते थे। ठीक है, नेगेटिव वोल्टेज दे करके यहां पे एक्सेलरेट करवा रहे हैं उसको। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एनोड पे पहुंच रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट एनोड। ठीक है, इसका यदि एक्सप्रेशन हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, h न्यू पी एच, नहीं लैम्डा पी एच दे रखा है, इसको यदि फ्रीक्वेंसी टर्म्स में लिखें तो न्यू पी एच लिख लेते हैं। ठीक है, फिर बाद में लैम्डा में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये तो एनर्जी हो गई है ना इंसिडेंट फोटॉन्स की, माइनस वर्क फंक्शन। ठीक है, तो इस काइनेटिक एनर्जी से तो इलेक्ट्रॉन्स सरफेस से जस्ट बाहर निकलेंगे और एनोड पहुंचते पहुंचते इतनी एनर्जी और ऐड हो जाएगी। तो ये काइनेटिक एनर्जी हो गई एट एनोड। अच्छा, अब अपने को ये डिसाइड करना है कि ये काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो ये काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की, ये एक्सप्रेशन जो अपन ने लिखा है ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का लिखा है। मैक्सिमम क्यों हुआ, क्योंकि है ना ये डिस्कशन अपन पहले भी कर चुके हैं, एक बार देख लेते हैं दोबारा। ये सपोज कैथोड सरफेस है और इसमें ये इलेक्ट्रॉन्स तो सरफेस में है और ये इलेक्ट्रॉन सपोज अंदर है। ठीक है, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को जो बिल्कुल सरफेस पे हैं बाहर निकलने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, फाई नॉट। ये वाला इलेक्ट्रॉन यदि बाहर निकलेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, h न्यू पी एच माइनस फाई नॉट। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी होगी इसकी जब ये बाहर निकलेगा। ठीक है, पर यदि ये वाला इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो इसको बाहर जस्ट बाहर निकालने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए, फाई नॉट, और इसके साथ में है ना थोड़ी सी एनर्जी और चाहिए क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अंदर है। ठीक है, फाई नॉट प्लस डेल्टा फाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को पहले तो सरफेस तक पहुंचाना है और फिर सरफेस से बाहर निकालना। ठीक है, तो इस वाले इलेक्ट्रॉन की जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, h म्यू पी एच माइनस फाई नॉट माइनस डेल्टा फाई। ठीक है, तो देख रहे हैं ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी और सरफेस इलेक्ट्रॉन्स की सबसे ज्यादा होगी। तो ये जो अपन ने एक्सप्रेशन लिखा है ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए लिखा है। ठीक है, अच्छा, अब अपने को ये एक्सप्रेशन जो है वो de Broglie वेवलेंथ के टर्म्स में लिखना है ना, लैम्डा ई के टर्म्स में। इसको यदि अपन ई बोल देते हैं जो कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स की, तो de Broglie वेवलेंथ ये क्या होती थी, h अपॉन
मोमेंटम, ठीक है। अच्छा, और काइनेटिक एनर्जी क्या हुई, पी स्क्वायर अपॉन 2m, है ना, मोमेंटम स्क्वायर अपॉन 2m। तो पी कितना हो गया, अंडर रूट 2m/e। इसकी वैल्यू यहाँ डाल देते हैं, तो डी ब्रॉय वेवलेंथ जो है वो क्या हो जाएगी, h अपॉन अंडर रूट 2me, ठीक है। तो E कितना हो गया, E हो गया h² बाय 2m लैम्डा E², ठीक है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का ये रिलेशन आ गया, है ना। इसको इस इक्वेशन में डाल देते हैं, इसको अलग से नोट कर लेते हैं यहाँ पे, E इज इक्वल टू h² बाय 2m लैम्डा E², और E की वैल्यू इस इक्वेशन में डालते हैं। तो ये हो गया h² बाय 2m लैम्डा E² इज इक्वल टू h। अच्छा, अब न्यू पीएच की जगह पे इसको भी लैम्डा के टर्म्स में लिख देते हैं, hc अपॉन लैम्डा पीएच माइनस फाइ नॉट प्लस ईबी। अच्छा, ये लैम्डा ई जो है ये मिनिमम वेवलेंथ है, ठीक है, क्योंकि ये ई तो ई मैक्स था, ठीक। तो ये लैम्डा ई जो है वो मिनिमम वेवलेंथ है इलेक्ट्रॉन्स की, जो कि इस मैश तक पहुंच रहे हैं। इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सिंप्लीफाइड टर्म्स में लिख लेते हैं, क्योंकि वो बाकी चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को। तो ये h² बाय 2m को कोई एक कांस्टेंट k बोल देते हैं इसको, k बाय लैम्डा E² इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा ph माइनस फाइ नॉट प्लस ईबी। अब स्टेटमेंट्स देखते हैं क्या करके। लैम्डा ई इंक्रीजेज एट द सेम रेट एज लैम्डा ph फॉर ये, है ना। तो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ लैम्डा ई और लैम्डा ph, तो रेट ऑफ इंक्रीज क्या हुआ, रेट ऑफ इंक्रीज किसी भी एक वेवलेंथ का, तो क्या होगा, डेल्टा लैम्डा ई बाय लैम्डा ई, ठीक है। तो ये तो रेट ऑफ इंक्रीज लैम्डा ई का हो गया, और यदि लैम्डा पीएच का रेट ऑफ इंक्रीज हम लिखना चाहेंगे तो लैम्डा, तो डेल्टा लैम्डा पीएच अपॉन लैम्डा पीएच, ठीक है, ये एक्सप्रेशन। तो इस वाले इक्वेशन को में से ये एक्सप्रेशन अपने को निकालना है। अच्छा, दूसरा इस वाले स्टेटमेंट में ये एक दे रखा है, एक इनइक्वालिटी, ठीक है। तो इसका मतलब बस केवल इतना है कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, है ना। लैम्डा पीएच लेस देन hc बाय फाइ का मतलब क्या निकला, इसका मतलब निकला बेसिकली कि h न्यू ph इज ग्रेटर देन फाइ नॉट, ठीक है। यदि ये कंडीशन सेटिस्फाइड, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई का मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हम मान के चल ही रहे हैं कि भाई अपने तो एक्सप्रेशन ही निकाला है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का, तो इसका मतलब उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले, ठीक है। अच्छा, तो अब देखते हैं। तो रेट ऑफ इंक्रीज निकालने के लिए, है ना, इस रिलेशन को डिफरेंशिएट कर देते हैं और डेल्टा के टर्म्स में अपन लिख लेंगे, है ना। तो ये क्या हो गया, माइनस 2k डेल्टा लैम्डा ई अपॉन लैम्डा ई क्यूब इज इक्वल टू माइनस hc अपॉन लैम्डा ph स्क्वायर डेल्टा लैम्डा ph, ठीक है। अच्छा, और ये दोनों टर्म्स तो कांस्टेंट है, ठीक है, तो ये तो जीरो हो गया। तो इसको यदि अपन रीअरेंज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं अपन, तो इसको लिख सकते हैं डेल्टा लैम्डा ई अपॉन लैम्डा ई इज इक्वल टू लैम्डा ई स्क्वायर बाय 2k hc बाय लैम्डा ph डेल्टा लैम्डा ph अपॉन लैम्डा ph, ठीक है। तो ये अपने पास में रिलेशन आ गया किस किस के बीच में, डेल्टा लैम्डा ई बाय लैम्डा ई, मतलब रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ लैम्डा ई और रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ लैम्डा पीएच, ठीक है। तो इसमें क्या देखा है कि बोथ इंक्रीज एट द सेम रेट। अच्छा, ये तो दिख ही रहा है कि दोनों सेम रेट पे नहीं इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि ये वाली जो टर्म है ये इस पर्टिकुलर टर्म से मल्टीप्लाइड है, ठीक है।
तो इसका जो रेट ऑफ इंक्रीज होगा लैम्डा ई का, वो लैम्डा पीएच के रेट ऑफ इंक्रीज मल्टीप्लाइड बाय ये वाली टर्म, है ना, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, तो ऑब्वियसली सेम रेट पे नहीं इंक्रीज कर रहे हैं, तो ए पार्ट जो है वो गलत हो गया। बी पार्ट देखते हैं। लैम्डा ई इज अप्रोक्सीमेटली हाफ इफ डी इज डबल्ड। तो लैम्डा ई का जो रिलेशन अपने पास में आया है, ये रिलेशन आया है, ठीक है। अच्छा, ये रिलेशन जो है वो डी पे डिपेंड तो कर ही नहीं रहा है, वो तो जो एक्सेलरेशन वोल्टेज है ये v इस पे डिपेंड करता है ना। अब इस v वोल्टेज को सेम रख करके आप हम d चाहे कितना चेंज करें, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की ev पे डिपेंड कर रही है ना, d पे नहीं डिपेंड कर रही, ठीक है। राइज इन पोटेंशियल तो वही होगा जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट है, d के इंडिपेंडेंट है, ठीक, ये गलत हो गया। अच्छा, lambda E decreases with increase in phi and lambda pH। तो lambda E decreases with increase in phi and lambda pH। तो यदि phi इंक्रीज करेगा, ठीक है, तो ये वाली टर्म जो है वो डिक्रीज करेगी। अच्छा, lambda pH यदि ये इंक्रीज करेगा lambda pH, तो ये वाली टर्म डिक्रीज करेगी, तो ओवरऑल टर्म डिक्रीज करेगी। तो दोनों के ही इंक्रीज करने पे ये राइट हैंड साइड जो है वो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। अच्छा, राइट हैंड साइड डिक्रीज करेगा तो लेफ्ट हैंड साइड भी डिक्रीज करेगा। तो यदि ये एक्सप्रेशन डिक्रीज करेगा, इसका मतलब क्या निकला कि लैम्डा ई जो है वो बढ़ रहा है, डिक्रीज नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक। और यहाँ पे क्या दे रखा है, डिक्रीज, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, ठीक है। अब लास्ट वाला स्टेटमेंट देखते हैं। फॉर लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस अपने को क्या दे रखा है, V इज मच लार्जर देन phi अपॉन E, ठीक है। लैम्डा इज अप्रोक्सीमेटली हाफ इफ V इज मेड 4 टाइम्स, ठीक है। तो इसका क्या मतलब निकला कि EV जो है वो phi से बहुत बड़ा है। अच्छा, EV यदि phi से बहुत बड़ा है तो इसका क्या इम्प्लीकेशन हुआ कि इस एक्सप्रेशन में इस टर्म को अपन इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है, इस टर्म को अपन ने इग्नोर कर दिया। अच्छा, EV बहुत बड़ा है तो इसका इम्प्लीकेशन ये है, इसका इम्प्लीकेशन ये भी है, जिस तरह से क्वेश्चन फ्रेम्ड है कि EV जो है वो इस वाले टर्म से भी काफी ज्यादा बड़ा है, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है, लैम्डा इज अप्रोक्सीमेटली हाफ। ये अप्रोक्सीमेट वर्ड क्यों यूज कर रहा है, क्योंकि बेसिकली ये इंडिकेट कर रहा है कि हमको इस वाले टर्म को भी इग्नोर करना है, ठीक है। तो एग्जैक्टली नहीं तो आंसर में एग्जैक्टली हो जाता। तो क्या बोल रहा है, लैम्डा इज अप्रोक्सीमेटली हाफ इफ v इज मेड 4 टाइम्स। तो इसमें v की जगह 4v यदि कर देंगे, 4v कर देंगे, तो ये लैम्डा ई को लैम्डा ई बाय 2 के बराबर होना पड़ेगा, है ना, ताकि 2 ऊपर आ जाएगा और ये यहाँ पे, है ना, 1 बाय लैम्डा ई स्क्वायर जो है वो 4 बाय लैम्डा ई स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है, कि इसको यदि हम 4 गुना बढ़ाएंगे तो ये इक्वेशन ट्रू होने के लिए लैम्डा ई को हाफ होना पड़ेगा। और अप्रोक्सीमेट हम वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हम इस वाले एक्सप्रेशन को भी इग्नोर कर रहे हैं, है ना, इस वाले एक्सप्रेशन को भी इग्नोर कर रहे हैं। इसको इग्नोर नहीं किए होते तो यहाँ पे एग्जैक्टली इक्वल हो जाता है, एग्जैक्टली हाफ हो जाता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, डी पार्ट। तो ये आपके आंसर है।